जय मूल्यवान साथियों, मैं जर्रार खान पठान इस वीडियो के माध्यम से मेरे तमाम साथियों को कुछ अहम और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। और ये जानकारी कर्नाटक में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर है और इस चुनाव में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर है। तो साथियों, मैंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा था। वो पत्र ये है और इस पत्र का रिप्लाई देते हुए मुझे निपानी विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने मुझे ये लेटर दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपकी जो भी क्वायरीज हैं, आपकी जो भी कंसर्न्स हैं, चिंताएं जो आपने बताई हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर, वो हमने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड कर दिया है और इसका जवाब उनके जरिए से आपको दिया जाएगा। मैंने ये लेटर उन्हें 25/3/2023 को लिखा था, जिसके बाद से लेकर अभी तक मुझे कोई भी जवाब या रिप्लाई नहीं दिया गया है। तो साथियों, चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होना, क्या ये लोकतंत्र की हत्या है? क्या इससे लोकतंत्र को खतरा है? क्या इससे देश के भविष्य को खतरा है? ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज सारे मुद्दों को दरकिनार करके, सेट असाइड करके, अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई मुद्दा भारत देश का है तो चुनाव में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सबसे पहले अगर किसी ने आशंकाएं जताई, सवाल पूछा, तो वो सवाल 2009 के आम चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार माननीय LK आडवाणी साहब ने उठाए। इलेक्शंस में ईवीएम मशीन को इस्तेमाल को लेकर अगर सबसे पहले किसी पार्टी ने सवाल उठाया था तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार LK आडवाणी साहब थे। उसके बाद 2010 में नरसिम्हा राव जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क। और इस किताब का इनॉग्रेशन उस समय के बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने किया था। और इस किताब के माध्यम से नरसिम्हा राव जी ने बहुत ही स्पष्ट बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल चुनाव में करना कैसे खतरनाक है, किस तरीके से इसका गलत इस्तेमाल होता है। और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, उन्होंने उसके अंदर एक उदाहरण दिया कि अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक छोटा सा डिवाइस जोड़कर किस तरह से मोबाइल के जरिए से चुनाव के नतीजों को बदला। और ये सब देखने के बाद अमेरिका के कोर्ट ने अमेरिका की सरकार को आदेश देकर चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को वर्जित कर दिया, बैन कर दिया था। ये सारे उदाहरण इन्होंने डेमोक्रेसी एट रिस्क इस किताब के जरिए से लिखकर भारत के सरकार को, भारत के चुनाव आयोग को दिया था। मगर उस समय की सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही चुनाव आयोग ने इसके ऊपर कोई ध्यान दिया। इसके बाद जब 2017 में पंजाब के विधानसभा के चुनाव हुए, तो उस चुनाव के बाद में आम आदमी पार्टी ने एक ट्रेंड चलाया, #EVM हटाओ। और इन्होंने ईवीएम के ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन लेते हुए प्रश्न चिन्ह निर्माण किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल चुनाव के लिए खतरनाक है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज, इन्होंने विधानसभा के सत्र के दौरान प्रैक्टिकली किस तरीके से ईवीएम मशीन का हैक होता है, ईवीएम मशीन को हैक किया जाता है, इन्होंने सत्र के दौरान करके दिखाया, प्रैक्टिकली करके दिखाया। और सौरभ भारद्वाज ने यहां तक की दावा किया है कि अगर किसी भी चुनाव से पहले 2 घंटे अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इनको दी जाती है तो किसी पार्टी का इलेक्शन जीतना संभव ही नहीं होगा। ये ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा था। और एक कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी जी, इन्होंने 2012 में ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर एक दावा डाला और उस दावे में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना भी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना भी था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो सकती है, चुनाव के नतीजों में फेरफार हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ में वीवीपीएटी का इस्तेमाल होना कंपलसरी है। ये ऐसे इसको हाइड करने का काम किया, इसको छुपाने का काम किया। इतना लैंडमार्क जजमेंट जो देश के भविष्य से जुड़ा था, देश की जनता के भविष्य से जुड़ा था, इसको हाइड करने का काम मीडिया के जरिए से किया गया। सुब्रमण्यम स्वामी के उसी जजमेंट को आगे बढ़ाते हुए बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्राम साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दावा किया और कहा कि कोर्ट के आदेश की अनदेखी की जा रही है। और जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया था वीवीपीएटी का इस्तेमाल करने के लिए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कर रहा है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस मदन लोकुर ने ईवीएम मशीन के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक कमीशन बनाया, जिसके अंदर इन्होंने देश के आईआईटीज के लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी इंजीनियर्स को इसके अंदर शामिल किया। यहाँ तक कि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी इस रिसर्च टीम का हिस्सा बने और इन्होंने इस रिसर्च टीम का नाम दिया सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस। और इस कमीशन के माध्यम से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर रिसर्च करने के बाद 2 रिपोर्ट्स इन्होंने पब्लिक डोमेन में डाली, जिसमें से एक रिपोर्ट 47 पेजेस का है, जिसका नाम है इज द ईवीएम एंड वीवीपीएटी सिस्टम फिट फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। और जो दूसरी रिपोर्ट बनाई इन्होंने जो 77 पेजेस की है, उसमें उसका नाम इन्होंने दिया कि आर द इंडियन इलेक्शंस फ्री एंड फेयर। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सिस्टम में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल चुनावी प्रक्रिया के अगर किसी मुल्क ने किया, किसी देश ने किया, तो वो जर्मन है। जर्मन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल अपने मुल्क में चुनाव कराने के लिए किए, मगर वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ की जो जागरूक जनता है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को चुनाव में करने से मना कर दिया। और जर्मन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वहाँ पर इन्होंने एक याचिका दायर की और जर्मन की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ये पाया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल चुनाव के लिए करना उचित नहीं है, और इसीलिए उसने वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को वर्जित करार दिया, बैन करार दिया। साथियों, जो रिपोर्ट जस्टिस मदन लोकुर ने बनाई और उस रिपोर्ट के आधार पर जो सवालात उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से किए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये वो सवालात हैं, ये वो लेटर है जो जस्टिस मदन लोकुर ने रिसर्च करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से किए थे, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज तक इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और ना ही जवाब देना उचित समझा है। साथियों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये तानाशाही रवैया इस बात को जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं वो सरकार के अधीन हो गई है और सरकार के निर्णयों पर डिपेंड हो गई है और वो जनता के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना नहीं चाहती। साथियों, सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन की उस रिपोर्ट के बाद अपोजिशन लीडर शरद पवार जी ने 16 मार्च को पत्र लिखते हुए तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को उनके दिल्ली के निवास पर बुलाकर एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये आह्वान किया कि जो सवालात इस कमीशन के माध्यम से पूछे गए हैं उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द से जल्द दे। साथियों, इस रिपोर्ट, ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ हर एक न्यूज़ चैनल के ऊपर हाईलाइट होनी चाहिए थी, हर एक न्यूज़पेपर के ऊपर मेन हेडिंग होनी चाहिए थी, मगर इस रिपोर्ट को, इस न्यूज़ को हाइड करने के लिए एक पैरेलल न्यूज़ चलाया गया राहुल गांधी को लेकर, उनकी सदस्यता को रद्द करने को लेकर, और उस न्यूज़ के आड़ में इस न्यूज़ को हाइड करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया और इस न्यूज़ को हाइड किया गया, जनता से छुपाया गया। एक इतनी बड़ी न्यूज़ जो देश के भविष्य से जुड़ी हुई थी, उसको हाइड करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया। और ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जनता से कुछ छुपा रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 19 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कब्जे में नहीं है। जी हां, 19 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गायब हैं और ये खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई के माध्यम से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने दिया है। और वो
सारा इस रिपोर्ट में मेंशन है। आप लोग इस रिपोर्ट को जाकर सर्च करके उससे पढ़ सकते हैं। ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो साथियों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं देश की जनता से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर कुछ छुपा रही है, कुछ इंफॉर्मेशन हाइड कर रही है। साथियों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आज से पहले जो सवाल पूछे गए थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर, उसका जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये स्टैंड अलोन यूनिट है, यानी कि इसे कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने की सहूलत नहीं है, या फिर इससे कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट नहीं किया जा सकता। मगर आज आरटीआई के माध्यम से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि एक स्टैंड अलोन यूनिट नहीं है, बल्कि इसे सिंबल लोडिंग करने के लिए एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत होती है, लैपटॉप की जरूरत होती है, वाईफाई की जरूरत होती है, और उसको कनेक्ट करने के बाद ही इसके अंदर सिंबल लोड किए जा सकते हैं। ये खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज मान रहा है। साथियों, एक वक्त था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है, यानी कि इसको फिर से रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता था। मगर आज इलेक्शन कमीशन ये मानता है कि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल नहीं है, बल्कि इसको मल्टीपल प्रोग्राम किया जा सकता है। जो चिप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में यूज होती है, इसको मल्टीपल प्रोग्राम किया जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मान रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अहम इंफॉर्मेशन देश की जनता से छुपाया गया है, देश की लोगों से छुपाया गया है। साथियों, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये चैलेंज किया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सिटीजन आकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करके दिखाएं। इन्होंने ये सवाल तो किया, मगर इसको हैक करने के लिए इन्होंने कुछ टर्म्स और कंडीशंस रखी, जिसके तहत कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हाथ नहीं लगाना है, बगैर हाथ लगाए इसको हैक करके दिखाओ। ये कैसे संभव हो सकता है कि आपको शर्ट सीना है मगर आप मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सुई या धागे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बगैर सुई धागे का इस्तेमाल किए आप कोई शर्ट कैसे सी सकते हैं? तो ये लॉजिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमें तो समझ में नहीं आया। साथियों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कोई कनेक्टिविटी सिस्टम नहीं, यानी कि इसको ब्लूटूथ या वाईफाई या उसी तरीके से किसी और सोर्स से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। मगर एक आरटीआई के माध्यम से ये पता चला है कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल के जरिए से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल्स के जरिए से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है, यानी कि इसके अंदर के जो नतीजे हैं इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, इसको अल्टर किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है। अब ये सारी बातें हमारे सामने हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 195 कंट्रीज जो दुनिया में है, इनमें से सिर्फ 20 से 22 कंट्रीज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल चुनाव के लिए कर रही हैं। और ये जो 20 से 22 कंट्रीज हैं, ये अभी पूरी तरीके से विकसित भी नहीं है, या तो इनका नाम और निशान किसी भी टॉप 10 लिस्ट में नहीं आता, जैसे ज़ाम्बिया हो गया या फिर साउथ अफ्रीका के कुछ छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स हो गए। ऐसे छोटे छोटे जो देश हैं इसका इस्तेमाल चुनाव के लिए कर रहे हैं। बाकी कोई भी विकसित देश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं करता है। यहाँ तक कि जापान नहीं करता है, हांगकांग नहीं करता है, चीन नहीं करता है, जो सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करता है। अमेरिका नहीं करता है, ब्रिटेन नहीं करता है, जर्मन नहीं करता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं करता। ये सारे देश टेक्नोलॉजी में भारत से ज्यादा विकसित हैं, भारत से ज्यादा एडवांस हैं, भारत से ज्यादा डेवलप है, मगर ये सारे लोग ईवीएम मशीन का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं करते। मगर भारत की सरकार एकमात्र सरकार है, भारत का इलेक्शन कमीशन एकमात्र इलेक्शन कमीशन है जो इसका इस्तेमाल करने के लिए फोर्स कर रहा है, इसका इस्तेमाल जबरन भारत के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा हमारा खास करके मानना है। साथियों, ये बात गौर करने की है कि मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किस तरीके से हो सकता है आपको समझाने के लिए उदाहरण बताऊं, तो ये उदाहरण बहुत ही सटीक रहेगा कि जिस तरीके से हम लोग आज हमारी गाड़ियों पर एक फास्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए से हम टोल नाके के ऊपर हमारा चालान कटता है। तो साथियों, इस फास्ट टैग सिस्टम में ना तो वाईफाई है, ना तो ब्लूटूथ है, और ना ही कोई ऐसा सोर्स है, बैटरी है जिससे इसको कनेक्ट किया जाता है। मगर फिर भी जब हमारी गाड़ी किसी टोल नाके के सिस्टम के अंदर जाती है, तो उसके बाद भी जब हम टैग को स्कैन करते हैं, तो उसके बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मगर फिर भी जब हमारी गाड़ी किसी टोल नाके के सिस्टम के अंदर जाती है, तो उसके बाद भी जब हमारी गाड़ी किसी टोल नाके के सिस्टम के
अंतर आती है तो वहां से ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से पैसे कट होते हैं और हमें आगे जाने की इजाजत दी जाती है, परमिशन दी जाती है। अगर हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं तो सिस्टम ये बताता है कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है, इसलिए आपको आगे जाने के लिए नहीं दिया जा सकता। तो कुछ इसी तरीके का सिस्टम क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नहीं हो सकता? जो माइक्रोचिप इस्तेमाल होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम कर रही है, यानी कि जो सिस्टम फास्टैग में इस्तेमाल हो रहा है वही सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस्तेमाल हो रहा है। अगर फास्टैग के जरिए से हमारे अकाउंट से पैसे कट हो सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट की चोरी भी 100% संभव है। साथियों, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 2-3 दिन पहले बांग्लादेश ने उनके अपोजिशन लीडर्स की डिमांड के ऊपर वहां से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को चुनाव में करने से मना कर दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनावी प्रक्रिया से हटा दिया है। अब बांग्लादेश जैसे छोटे मुल्क में भी बैलेट पेपर से इलेक्शन होंगे, मगर भारत देश एकमात्र देश है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही चुनाव करने के लिए विचलित है। इसके पीछे का क्या रीजन है, ये देश की जनता को समझना बहुत ही जरूरी है। साथियों, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आप ईवीएम मशीन का इस्तेमाल चुनाव के लिए कर रहे हैं तो जो स्लिप्स पीएटी के अंदर हैं उसको 100% काउंट किया जाए और उसको उसका मिलान जो डिजिटल आंकड़े हैं मशीन्स के अंदर उसके साथ में मैच करने के बाद ही रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएं। तब तक रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए जाएं। अगर चुनाव में होने वाली धांधली को रोकना है तो जो स्लिप्स वीवीपीएटी मशीन्स में है उसका 100% मैच डिजिटल आंकड़ों के साथ में होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करता है तो कहीं ना कहीं इलेक्शन की जो सारी प्रक्रिया है ये शक के दायरे के अंदर आती है, और जब तक ये शक के दायरे के अंदर रहेगी तब तक ये माना जा सकता है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव भारत देश में नहीं हो रहे हैं, अर्थात लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का खून हो रहा है। साथियों, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल भारत देश में नहीं था तब देश की बहुजनों की पार्टियां उभर कर आ रही थी, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शिवसेना है, जनता दल सेक्युलर है, जनता दल यूनाइटेड है, बिजू जनता दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। ये सारे पार्टियां जब तक चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा था तब तक ये पार्टियां उभर कर आ रही थी, और जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इंट्रोड्यूस होता है ये सारी पार्टियां पिछड़ जाती हैं। यहां तक कि इनमें से कुछ पार्टियों का नेशनलाइज पार्टी होने का दर्जा भी छीन लिया गया है, जैसे राष्ट्रवादी पार्टी का नेशनलाइज होने का दर्जा छीन लिया गया, सीपीआई का नेशनलाइज होने का दर्जा छीन लिया गया, तृणमूल कांग्रेस का नेशनलाइज होने का दर्जा छीन लिया गया है। और जिन पार्टियों ने चुनाव को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर प्रश्न निर्माण किए थे आज वही पार्टियां नेशनलाइज पार्टियां हो गई, यानी कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां नेशनलाइज पार्टियां हो गई, यानी कि इनका आपस में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है। और इसीलिए इन पार्टियों ने इतने कम समय में नेशनलाइज होने का दर्जा लिया, और जो बहुजनों की जो पार्टियां हैं आज वो पार्टियां अपना अस्तित्व खो रही हैं। तो मेरे तमाम बहुजनों की पार्टियों से ये विनती है कि आप तमाम संगठित होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध करें। जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहेगा तब तक आपका अस्तित्व खतरे में है, यानी कि आप निश्चित नाबूद भी आने वाले समय में हो सकते हैं। और कुछ ऐसा ही कर्नाटका के चुनाव में होने जा रहा है। जी हाँ, कर्नाटक में बीजेपी की हालत बद से बदतर है। यहाँ पर 40% कमीशन का मुद्दा बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर के सुसाइड का मुद्दा हाईलाइट हुआ है, मंदिरों से मांगा जाने वाला कमीशन इसका मुद्दा बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हुआ है, उसके साथ साथ प्राइवेट स्कूलों से मांगा जाने वाला कमीशन बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हुआ है। यानी कि हर एक बीजेपी का एजेंडा यहाँ पर कर्नाटका में फेल हो गया है। तो ऐसे समय में बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल 100% कर सकती है चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए, जीतने के लिए। इसीलिए मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए तो रिजल्ट्स अनाउंस करते समय 100% वीवीपीएटी स्लीव्स की ऑडिट डिजिटल फिगर के साथ में किया जाए और उसके बाद ही रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाए।
अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लेना कि चुनाव में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है या हो गई है। अगर रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड आते हैं और बीजेपी को बढ़त मिलती है, बीजेपी सरकार बनाती है, तो यहां पर दाल में कुछ काला है, ये सिद्ध हो जाएगा। तो मैं मेरे तमाम कन्नडिगा से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर गंभीर रहें और चिंताजनक हो जाएं और इसका खुलकर विरोध करें, ताकि एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव हो, जनता की सरकार को चुना जाए जो जनता के हित के लिए काम करें और इन मनुवादी सरकारों को यहां से भगाया जाए।